ईस्ट इंडिया कंपनी का रियासतों साथ संबंध समानता के संघर्ष 1740 से 65। 1765 में कंपनी ने एक भारतीय रियासत का रूप ले लिया। सुरक्षित घेरे की नीति 1766 से 1813। बंगाल की विजय के बाद मराठे से बचने के लिए बफर स्टेट बनने का प्रयास एवं सुरक्षित घेरे में रहने का प्रयास। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा करो ताकि अपनी सुरक्षा रहे, जैसे कि बंगाल की रक्षा हेतु अवध की रक्षा आवश्यक। भारतीय राज्यों को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने से रोकने की कोशिश जाए। सहायक संधि की नीति रियासतों से संधि समझौता, मूलतः समानता पर आधारित, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। सुरक्षित घेरा जल्द ही आक्रमण परिधि में तब्दील हो गया। दूसरा, अधीनस्थ पार्थव की नीति 1813 से 57। हेस्टिंग रियासतों के अधीनस्थ रखना चाहता था, उन्हें साम्राज्य से मिलना नहीं चाहता था, न ही रियासतों को एक होने देना चाहता था। अग्रगामी साम्राज्यवादी नीति रियासतों की प्रायः प्रभु सत्ता कंपनी के अधीन रेजिडेंट द्वारा रियासतों के आंतरिक मामलों में दखल। 1813 में 33 के चार्टर एक्ट से कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति। अब रियासतों का किसी भी तरह विलय करने की कोशिश। डलहौजी ने 3 उपाय बनाए। पहला, युद्ध पंजाब बर्मा। दूसरा, कुशासन बरार अवध। तीसरा, हड़प नीति 17 जैत एवं बघात उदयपुर नागपुर। तीसरा, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 में कंपनी की शासन का अंत। भारत महारानी के अधीन महारानी की घोषणा के में विजय नीति का परित्याग। नरेशों के अधिकार वापस। रियासतों को साम्राज्य के दायरे में शामिल किया गया। पृथक्करण नीति का त्याग। एकीकरण की नीति अपनाई। ब्रिटिश सम्राट ने मुगल सम्राट का स्थान लिया। समानता के व्यवहार का त्याग। आदि संदिग्ध एवं सर्वोच्चता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रियासतों को कोई अधिकार नहीं। बटलर समिति 1927 में इस समिति के अध्यक्ष सर हरकोट बटलर थे। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसने 1929 में अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति के गठन का उद्देश्य ब्रिटिश परमसत्ता और राजाओं के बीच के संबंध से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। राजाओं के मध्य के संबंध की बेहतरी के लिए सुझाव देना। इसका कहना था कि परम सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए। ब्रिटिश परम सत्ता रियासतों का संरक्षण करती है। राज्य को उनके समझौते के बिना हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन। अंग्रेज मानते थे कि अब भारत में संपूर्ण सत्ता का स्रोत तलवार है। ब्रिटिश शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। नागरिक सेवा का वास्तविक जन्मदाता कर्नल वालिस था। उसे सिविल सेवा के वेतन एवं कमीशन में वृद्धि की। हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट एवं न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन पदों पर सिविल सेवा के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1801 में विल्जली के समय सिविल सेवा की नवनियुक्त युवाओं को प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित। 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिताएं परीक्षा माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों ने कार्य स्वतंत्र, निष्ठा एवं कठिन परिश्रम की परंपराएं विकसित की। अंग्रेज राज कायम रखने में महती भूमिका के लिए इसे ब्रिटिश शासन का इस्पात चौखट कहा गया। 1870 में उच्चतम पदों पर कुलीन भारतीयों की नियुक्ति के लिए संवैधानिक
सिविल सेवा के गठन का प्रस्ताव 1926 में नियमित लोक सेवा आयोग सर रोज बर्गर की अध्यक्षता में गठित हुआ। 1935 में अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। प्रशासन में भारतीयों का स्थान कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। उनका मानना था कि हिंदुस्तान हर दिन निवासी भ्रष्ट है। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई और विलियम बेटी के समय से उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई, जिसमें भारतीयों को डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं सबऑर्डिनेट जज आदि पदों पर नियुक्ति किया। 1864 में भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे।